गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम जोरों शोरों के साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर से छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर का एक नया वीडियो लेकर के आप सबके सामने मौजूद हुई हूँ। आज के इस वीडियो में बच्चे हम देखेंगे मार्च का करंट अफेयर, मतलब 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक का जो करंट अफेयर है वो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो आप जानते हैं हमारा करंट अफेयर कैसा होता है। सबसे पहले एक साहित्यकार के बारे में मैं बताऊंगी आपको, उनकी कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर हमारा जो करंट के क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो दिख रहा होगा आप लोग को ब्लैंक, ठीक है। ब्लैंक स्लाइड में क्या पता करेंगे, आज वो साहित्यकार कौन है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं बच्चे विनोद कुमार शुक्ल के बारे में। किनके बारे में जानने वाले हैं, तो माननीय विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ में लिखते चलेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा होगा, नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है ना, लेकिन तैयारी आपकी होनी चाहिए। चले, विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में हमको पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। तो ये देखो, सबसे पहले तो विनोद कुमार शुक्ल जी है ना, वो एक लेखक ही हैं, लेकिन इनको एक उपन्यासकार के नाम से जाना जाता है बच्चे। एक उपन्यासकार थे, मैक्सिमम टाइम पर ये उपन्यास ही लिखा करते थे। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले नंबर पर तो आपका नौकर का कमीज आ जाएगा, है ना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। नौकर का कमीज किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा, इसी क्रम में एक और है, क्या था यार, खिलेगा तो देखेंगे, ठीक है, खिलेगा तो देखेंगे, ठीक। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। एक और इनकी रचना है, दीवार पर एक खिड़की रहती थी। दीवार पर एक खिड़की, लड़की नहीं ना, खिड़की लिखना, एक खिड़की रहती थी। और एक लास्ट रचना इनकी है कि क्या रचना था, हरी, मैं भूल रही हूं, इनकी चौथी रचना जो है हरी झोपड़ी पर क्या था, मेरे माइंड से ही निकल गया, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। हाँ, हरी छप्पर वाली झोपड़ी, हरी छप्पर वाली झोपड़ी, हरी छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, बौना पहाड़। ये 4 रचनाएं हैं इनके, बहुत ज्यादा फेमस हैं, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और ये चारों के चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में। ये एक उपन्यासकार है, इनकी 4 रचनाएं बहुत ज्यादा फेमस है बच्चे। सबसे पहले तो नौकर की कमीज, नौकर की कमीज, नौकर की कमीज याद रखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। दूसरा, खिलेगी तो देखेंगे या खिलेगा तो देखेंगे, जो आप याद रखो। तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है कि उस दीवार पर एक खिड़की रहा करती थी या उस दीवार पर एक खिड़की रहती थी। और चौथे नंबर पर आपको याद रखना है कि हरी छप्पर वाली झोपड़ी और एक बौना पहाड़। ये चारों जो रचना है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। किनकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। ये बात हो गई हमारी खत्म। अब हम आते हैं अपने करंट के न्यूज की तरफ, जो कि आपको याद करना है। चलिए, सबसे पहला स्लाइड आपके सामने ये रहा। आई थिंक आप लोग को क्लियरली विजिबल होगा, कोई परेशानी नहीं है, आप लोग को क्लियरली दिख रहा है। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ये स्टार्ट कहां पर से हो रहा है, तो बच्चे ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है, जिसके बारे में अभी हमने जाना कि साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी एक उपन्यासकार थे। इनको पेन नाबोकों सम्मान से सम्मानित किया गया है। विनोद कुमार शुक्ल जी को पेन नाबोकों सम्मान से सम्मानित किया गया है। पेन नाबोकों सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। कहां सम्मानित किया गया है और कब सम्मानित किया गया है, तो इनको 2 मार्च 2023 को सम्मानित किया गया। कब किया गया, 2 मार्च 2023 को पेन नाबोकों सम्मान से सम्मानित किया गया। कहां सम्मानित किया गया बच्चे, तो इनको अमेरिका द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित समारोह में इनको सम्मानित किया गया था। मतलब इनको कहां किया गया है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक समारोह आयोजित हुआ था। उसी समारोह में विनोद कुमार शुक्ल जी को 2 मार्च 2023 को पेन नाबोकों सम्मान से सम्मानित किया गया। अब हमारी बात आती है कि आखिर इनको इस सम्मान से सम्मानित क्यों किया गया था। तो आप याद रखेंगे बच्चे, ये तो एक हिंदी के साहित्यकार ही हैं, है ना। तो इनको अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 2023 का प्रतिष्ठित पेन नाबोकों पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस लिए किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए, साहित्यकार है ना ये एक, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए विनोद कुमार शुक्ल जी को
पेन नावो को सम्मान से सम्मानित किया गया। कहां सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया है। कब किया गया? तो 2 मार्च 2023 को इनको सम्मानित किया गया। ये चीज क्या हमारी क्लियर है? अब आगे बात करते हैं आखिर ये सम्मान है क्या चीज। तो ध्यान रखना, पेन नाबोको पुरस्कार जो है यह पेन अमेरिका द्वारा द्विवार्षिक रूप से लेखकों को, मुख्य रूप से उपन्यासकार को प्रदान किया जाता है। इस जो पुरस्कार है ना, इसको देने का उद्देश्य ही यही है कि यह जो पुरस्कार है वो हर 2 वर्ष में दिया जाता है। हर साल नहीं देते हैं, 2 वर्ष में एक बार। तो हर 2 वर्ष में लेखक को दिया जाता है और लेखक में भी स्पेशली उपन्यासकार को ही दिया जाता है। इस बार कहां दिया गया था? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। अब देखो, पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं जिन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फिर इस हिसाब से, है ना, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल जी पहले एशियाई भारतीय मूल के लेखक हैं, है ना, जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो बहुत गौरव की बात है और साथ में बहुत यूनिक प्रश्न आपका बन सकता है बच्चे। फिर है, इस पुरस्कार की राशि क्या है? यह जो पुरस्कार इनको दिया गया था, इनकी जो राशि है वो अमेरिका की भाषा में बात करें तो $50,000 दिया गया था। कितना दिया गया था? $50,000 दिया गया था। और अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो $50,000 का मतलब होता है 41 लाख रुपए लगभग। ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। आगे क्या समझ में? तो विनोद कुमार शुक्ल जी जैसा कि एक उपन्यासकार थे, मैंने आपको बताया, इनको 2 मार्च को क्या मिला है? एक अवार्ड मिला है। अवार्ड का क्या नाम है? पेन नावोको। यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इनको प्रदान किया गया था। यह जो पुरस्कार है लेखक को ही दिया जाता है, स्पेशली उपन्यासकार को दिया जाता है। 3 प्रश्न हमारा यहां से बन गया और ये भारतीय मूल के पहले लेखक है जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चौथा प्रश्न, इस पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की गई थी? तो अमेरिकी की भाषा में कितना? $50,000 दिया गया था और हमारे भाषा में 31 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी। पहला स्लाइड क्लियर हो गया, कोई परेशानी नहीं है, समझ आ गया अपने को। ये है विनोद कुमार शुक्ल जी, आपको देखने में समझ आ रहा होगा। देखने से तो महादेव ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कभी हंसना ही नहीं आता था इनको, है ना, इसीलिए उपन्यास लिखते थे, ठीक है, चुटकुला नहीं लिखते थे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 27वां भोरम देव का महोत्सव। क्या दिख रहा है आपको? 27वां भोरम देव महोत्सव। सबसे पहली बात तो भोरम देव है कहाँ? कवर्धा में, अपने को ये पता है ना। तो 27वां जो भोरम देव का महोत्सव है, यहां से पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि जो भोरम देव का महोत्सव मनाया गया था 2023 में, ये कौन से क्रम का था? पहला प्रश्न सीधा यहीं से बन जाएगा। तो आप याद रखेंगे जो भोरम देव महोत्सव 2023 में मनाया गया बच्चे, वो 27वां 27th क्रम का था, 27वें क्रम का था। अब बात करते हैं आगे, इसका जो आयोजन है वो कब किया गया था बच्चे? तो भोरम देव महोत्सव का जो आयोजन है वो 19 और 20 मार्च को किया गया था। कब? 2023 की बात हो रही है। तो 19-20 मार्च को भोरम देव महोत्सव जो कि 27वें नंबर का था, इसका आयोजन किया गया था। दूसरा प्रश्न, आयोजन हुआ कहां था? तो याद रखेंगे चौरा ग्राम पंचायत कबीरधाम में हुआ था। देखो भोरम देव जहां है वही होगा, तो कवर्धा तो सबको पता है, लेकिन कवर्धा में भी कहां हुआ था? तो कवर्धा के चौरा ग्राम पंचायत में इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। कब किया गया था बच्चे? तो 19-20 मार्च, याद रखना है। अब देखो भोरम देव महोत्सव के आयोजन की तैयारियों में प्रशासन और भोरम देव सनातन तीर्थ ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। अब ये जो आयोजन किया गया था ना, ये आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो एक तो प्रशासन कर रही थी, सरकार कर रही थी इसकी तैयारी, और प्रशासन के साथ साथ जो आपके भोरम देव सनातन तीर्थ ट्रस्ट है, होता है ना, मंदिरों से जुड़ा हुआ बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं, तो यहाँ पर ट्रस्ट का क्या नाम है? भोरम देव सनातन तीर्थ ट्रस्ट, ठीक है। ये दोनों मिलकर के इस आयोजन की तैयारी किए हुए थे। ट्रस्ट का क्या नाम है? भोरम देव सनातन तीर्थ ट्रस्ट, आपको याद रखना, और साथ में प्रशासन, ये दोनों मिलकर के इस आयोजन की तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट है कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने आयोजन स्थल का अवलोकन किया और भोरम देव सनातन तीर्थ ट्रस्ट और अधिकारियों की साझा बैठक की। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चाहे तो आप याद रख सकते हैं क्योंकि कलेक्टर की बात हो रही है। क्योंकि कहीं पर भी कोई बड़ा आयोजन अगर होगा तो पहले वहां पर को जाकर एक मुआयना करना पड़ता है कि वो जगह सेफ है कि नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे, इस वजह से वहां पर को देखना पड़ता है। तो वहां पर कलेक्टर कौन पहुंचे हुए थे? तो जनमेजय, याद रखना है, ये गए और वहां पर का अवलोकन किया, बैठक लिया, उसके बाद फिर इस आयोजन के बारे में बताया गया था। तो ये तो रही हमारे करंट की बात। अब जब भोरम देव का नाम आ ही गया तो आपको याद रखना है, ये जो भोरम देव मंदिर है कहां स्थित है बच्चे? तो जो भोरम देव का मंदिर है वो आपके कवर्धा में स्थित है। अब यहां से हिस्ट्री में अगर हम चलें तो भोरम देव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सबसे पहली बात कि भोरम देव की तुलना किससे की जाती है? तो भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। एक्चुअल में खजुराहो कहां है? तो आपके मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों द्वारा वो बसाया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ का खजुराहो आपके भोरम देव को कहा जाता है। एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर भोरम देव का निर्माण हुआ कब था? तो ध्यान रखेंगे बच्चे, भोरम देव का जो निर्माण है उस टाइम पर एक क्षेत्रीय राजवंश शासन कर रहा था। क्षेत्रीय राजवंश का नाम था फड़ी नांग वंश, ठीक है। फड़ी नांग वंश
का शासन उस टाइम पर चल रहा था, और जिस टाइम पर इस मंदिर का निर्माण हुआ उस टाइम पर गोपाल देव शासन कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ना। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो भोरम देव मंदिर है इसका निर्माण गोपाल देव ने किया था। गलत है, गोपाल देव के शासन काल में हुआ था, लेकिन किया किसने था? एक व्यक्ति है जिसका नाम है लक्ष्मण देव राव। क्या नाम है इनका? लक्ष्मण देव राय। ठीक है, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। गोपाल देव के शासनकाल में हुआ था पर उन्होंने निर्माण नहीं करवाया था ना, लक्ष्मण देव राय ने इसका निर्माण करवाया था। और इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। पुष्टि कैसे हुई? तो इस जगह से क्या हुआ था ना, एक मूर्ति मिली थी, दाढ़ी मूंछ वाले एक बाबा की मूर्ति मिली थी, और वहां पर बकायदा लक्ष्मण देव राय लिखा हुआ था, जिससे इतिहासकारों ने इस बात का पुष्टि किया है कि भोरम देव मंदिर का निर्माण गोपाल देव ने नहीं, लक्ष्मण देव राय ने किया हुआ था। अच्छा, अब ये जो भोरम देव का मंदिर है बच्चे, वो किस प्रकार का मंदिर है? तो याद रखेंगे, ये जो भोरम देव का मंदिर है यह एक आदिवासियों का मंदिर है। आदिवासी देवता इसको कहा जाता है। लेकिन जहां पर मूर्ति स्थापित होती है ना, आप उस जगह पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर काले पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग बना हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में हम बोल सकते हैं कि जो भोरम देव का मंदिर है वहां कौन से देवता निवास करते हैं? तो वहां भोलेनाथ की मूर्ति बनी हुई है। तो ये तो हमारी इतिहास से जुड़ी हुई बात हो गई। थोड़ी सी जियोग्राफी की भी अगर हम बात कर ले तो आप जान रहे हैं कि भोरम देव में 2 शक्कर का कारखाना है। अगर मैं करंट की बात बता दूं तो हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ कवर्धा ही है जहां पर 2 सहकारी शक्कर का कारखाना बना हुआ है। सहकारी शब्द जोड़ा है ना मैंने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कवर्धा में 2 कोऑपरेटिव शक्कर कारखाने या फिर सहकारी शक्कर का कारखाना है। कहां कहां है? तो एक तो आपका भोरम देव शुगर मिल, ठीक है, या फिर भोरम देव शक्कर का कारखाना कह सकते हैं, और दूसरा जो है वो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर का कारखाना। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपको याद रखना है। अच्छा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर का कारखाना है वो कहां पर स्थित है बच्चे? तो वो भी आपके कवर्धा में ही है, लेकिन बिसेसरा नामक जगह पर है। कहां पर है? जगह का नाम है बिसेसरा। बिसेसरा नामक जगह पर ये जो शक्कर का कारखाना है ये स्थापित है। और दूसरा मैंने जो बताया भोरम देव कारखाना, तो ये जो भोरम देव का कारखाना है वो कहां पर स्थित है? तो ये आपका रामहेपुर में है। कहां है? रामहेपुर, कवर्धा में ही पड़ता है। तो यह पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। तो चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई? इतने सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब डायरेक्ट देखो यहां से क्या प्रश्न बनेगा। सबसे पहले तो ये पूछ लेगा कि भोरम देव जो महोत्सव है वो कौन से नंबर का था? 27वें नंबर का था। खासियत क्या है इसकी? तो इसका जो आयोजन है 1920 को किया गया था। कहां किया गया था? तो चौरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत इसका जो आयोजन है वो किया गया था। खास बात क्या है? तो इस जो महोत्सव है इसकी तैयारी किसके द्वारा किया गया था? तो प्रशासन के द्वारा किया गया था, और प्लस भोरम देव सनातन तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा इसका जो आयोजन है वो किया गया था। और बाकी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की मैंने बात की है वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। भोरम देव को आदिवासी के देवता के नाम से जाना जाता है बच्चे, ये भी हिस्ट्री में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको यह पॉइंट भी जरूर से याद रखना है। चीजें क्या हमारी यहां तक क्लियर हो गई हैं? तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्या है? ये आ गए हमारे कौन आ गए भाई? पवन दीवान जी। ठीक है, देखिए इनके बारे में क्या बताया जा रहा है। तो संत कवि श्री पवन दीवान के नाम से राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया गया। नाम याद रखेंगे, क्या है? संत कवि श्री पवन दीवान। नाम क्या है? संत पवन दीवान के नाम से राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया गया। अब यहां पर एक बात याद रखना, ये जो संत कवि पवन दीवान जी हैं, एक्चुअली में प्रोग्राम चल रहा था इनकी श्रद्धांजलि का। ठीक है सॉरी, एक्चुअली में क्या हो रहा था, जो पवन दीवान जी हैं इनका श्रद्धांजलि था, और इस श्रद्धांजलि में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी यहाँ पहुंचे हुए थे। कहां पर चल रहा था? तो यह जो प्रोग्राम है वो आपके रायपुर में चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे भूपेश बघेल महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे हुए थे। किस लिए? तो पवन दीवान लाल जी का जो श्रद्धांजलि था उसके लिए यहाँ पर ये पहुंचे हुए थे। अब समझना, मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि सभा एवं सम्मान समारोह में संत कवि श्री पवन दीवान के नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की थी। चीजें क्या क्लियर हो गई? ये पहुंचे हुए थे इनकी श्रद्धांजलि में सम्मिलित होने के लिए पवन दीवान जी का, है ना। तो वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यह घोषणा किया कि पवन दीवान जी के नाम पर कविता लेखन के क्षेत्र में, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, कविता लेखन के क्षेत्र में क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा। क्या अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा? सॉरी, राष्ट्रीय नहीं, राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पवन दीवान जी के नाम पर किस क्षेत्र में? तो कविता लेखन के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कविता लेखन के क्षेत्र में। किसके नाम पर? पवन दीवान जी के नाम पर। किसने घोषणा किया? भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया। कहां घोषणा किया? रायपुर में घोषणा किया। ठीक है, अब आगे देखो, यह जो पुरस्कार है आगामी राज्य अलंकरण समारोह से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। इन्होंने घोषणा कर दिया कि हर वर्ष अब ये जो पवन दीवान पुरस्कार है
प्रत्येक कवि को जो कि कविता लेखन करते हैं उनको क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं विप्र कुल गौरव शिखर सम्मान। अब देखो, जब ये इस सम्मेलन में पहुंचे थे तो उन्होंने सिर्फ एक ही तो घोषणा नहीं किया होगा, एक घोषणा उन्होंने ये किया कि जो कवि लेखन करते हैं उसके क्षेत्र में, कवि लेखन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा। साथ में कुछ घोषणा और भी किया उन्होंने, जैसे कि एक घोषणा था कि विप्र कुल गौरव शिखर सम्मान 2023। क्या नाम है, विप्र कुल बोल रहा है, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कुल गौरव शिखर सम्मान 2023 किसको दिया गया है, तो ब्राह्मण कुल के गौरव शिखर सम्मान 2023, यह जो पुरस्कार है पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को मिला है। याद रखेंगे, पद्मश्री बोल रहा है ना, समझ ले हो ये, तो पद्मश्री सुरेंद्र दुबे को मिला है। चीजें क्या क्लियर हो गई। तो विप्र कुल सम्मान समारोह में सबसे यह जो सम्मान है वो किसको दिया गया है, तो याद रखेंगे विप्र कुल गौरव शिखर सम्मान, गौरव शिखर सम्मान यह जो 2023 में दिया गया, ये किसको मिला है बच्चे, तो सुरेंद्र दुबे को मिला है, जो कि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, ऐसा आप कंप्लीट बोलेंगे। और यहीं पर संत कवि पवन दीवान की स्मृति अस्मिता सम्मान याद रखेंगे, संत कवि पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मान जो है श्री अरुण कुमार को, और एक है काशीपुरी कुंदन को, अरुण कुमार काशीपुरी कुंदन, याद हो गया क्या ये चीजें, ये दो पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। विप्र कुल का गौरव शिखर सम्मान सुरेंद्र दुबे को मिला है, और वहीं पर पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मान जो है अरुण कुमार को तथा काशीपुरी को मिला है। नेक्स्ट याद रखेंगे, प्रत्येक को पुरस्कार स्वरूप 21-21 हजार रुपए की राशि, एक शॉल और श्रीफल मतलब नारियल का फल दिया गया है। चीजें हमारी क्या क्लियर हो गई। तो यहां से डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा बच्चे कि पवन दीवान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो कवि लेखन क्षेत्र में यह पुरस्कार अगले वर्ष से राज्य अलंकरण पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। और इस बार पवन दीवान स्मृति पुरस्कार किसको मिला है, तो आपको याद रखना है जो नाम यहां पर बताया गया है। ठीक है, क्या क्या नाम बताई थी मैं, तो अरुण कुमार और काशीपुरी। चीजें क्लियर है। चलिए जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, क्या बोला जा रहा है देखो। विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित पुस्तिका यात्रा का विमोचन, बढ़िया प्रश्न है, क्या बोला जा रहा है देखिए। तो विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित एक पुस्तिका है, ठीक है, विशेष पिछड़ी हुई जो जनजाति है ना, इनके ऊपर एक पुस्तक लिखा गया है, पुस्तक का नाम है यात्रा, इसका विमोचन किया गया। क्या है पुस्तक का नाम, यात्रा। तो प्रश्न तो यही बन गया आपका कि विशेष पिछड़ी हुई जनजातियों पर जो पुस्तक लिखा गया उस पुस्तक का क्या नाम है, तो यात्रा पुस्तक है। और इस यात्रा पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो ध्यान रखेंगे यात्रा पुस्तक का जो विमोचन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। किसने किया है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। देखो पुस्तक के लेखक कौन है, विमोचन इन्होंने किया है, पर लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो डॉक्टर सत्यजीत साहू है, यह भी आपको याद रखना है। तो पिछड़ी हुई जो जनजाति है उन पर एक पुस्तक लिखा गया, नाम दिया गया यात्रा, लिखा किसने है, तो सत्यजीत साहू ने लिखा है, ठीक है। और इसका विमोचन किसने किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका विमोचन किया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस पुस्तक में है क्या ऐसा, तो ध्यान रखेंगे इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के संकेंद्रण, मतलब वो कहां कहां निवास करते। देखो मैं कल जनजाति का एक वीडियो ला रही हूं जिसमें आपको ना ट्रिक के माध्यम से जो पूरे 42 जनजाति हैं, ये 42 की 42 जनजाति कहां कहां पर निवास करती हैं वो सब मैं याद करवाऊंगी आपको कल की क्लास में। कल जनजाति का आएगा, कुछ चर्चा नहीं होगा, सिर्फ यही बात पर चर्चा होगा कि 42 की 42 जनजाति एक्चुअल में कहां कहां पे निवास करती है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं, यह जो पुस्तक है इसमें छत्तीसगढ़ में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति का संकेंद्रण, मतलब कहां कहां ये निवास करते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है, वो कैसे रहते हैं, इन सभी बातों के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। पुस्तक का नाम क्या है, यात्रा। लिखा किसने है, तो याद रखेंगे आपके सत्यजीत साहू ने लिखा है। अब एक बात समझो, यहां पर बात हुई है विशेष पिछड़ी जनजाति का, किसका बात हो रहा है, विशेष पिछड़ी जनजाति का बात हो रहा है, यही बात हो रहा है ना विशेष पिछड़ी जनजाति का। तो जब विशेष पिछड़ी जनजाति का नाम आया है तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में हमारे केंद्र सरकार द्वारा, पहले हम केंद्र सरकार की बात कर लेते हैं, तो केंद्र सरकार ने 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया है। केंद्र सरकार ने कितना, तो 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया है। और वहीं अगर मैं राज्य सरकार की बात कर लूं तो राज्य सरकार ने 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति बताया है। ये आपको पता होना चाहिए, जनजाति वाले पोर्शन में ये चीजें आपको क्लियर पता चल जाएगा अगर अभी तक पता नहीं है तो केंद्र सरकार ने 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति बोला, वहीं राज्य सरकार ने 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में बताया है। तो ये कौन
कौन कौन सी जनजाति है हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी जनजाति है उसको विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में हम रख रहे हैं तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है। क्या रीजन होता है? तो सबसे पहले वह जनजाति जिसको आप विशेष पिछड़ी जनजाति में रख रहे हो, तो सबसे पहली बात कि वह जो जनजाति है वह आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए, पिछड़ा हुआ होना चाहिए, शैक्षणिक रूप से कमजोर होना चाहिए। इसके अलावा वह जो है अभी भी उसी प्रकार से खेती कर रही होगी जैसे कि पहले आदिवासी लोग किया करते थे। उसके अलावा उनकी जो जनसंख्या है या तो कम है, बिल्कुल नगण्य है, और अगर नगण्य नहीं है तो बढ़ नहीं रही है। तो ऐसे जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। तो पहली बात हमारी ये क्लियर हो गई कि विशेष पिछड़ी जनजाति में किसको किसको रखा जाता है, हमने समझ लिया है ना। अब आपको याद रखना है कि अगर विशेष पिछड़ी जनजाति में किसी को रख रहे तो ये सारी चीजें हैं, तभी आप उसको विशेष पिछड़ी जनजाति में रखेंगे। केंद्र सरकार ने 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का है। अगर आपको ये चीजें याद नहीं होती तो एक ट्रिक से आपको मैं याद करवा रही हूं, बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा। देखो कैसे याद होगा, तो केंद्र सरकार ने जो 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का है उसके बारे में आप याद रखना। जैसे कि एक मनुष्य है, ठीक है, ये क्या है, ये है एक मनुष्य है, ठीक है। ये क्या किया हुआ है, ये यहाँ पर ऐसे करके एक तो बैग लटकाया हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे एक लड़की है, एक लड़की बोल देते हैं, पर्स लड़कियां ही रखती हैं। तो एक लड़की है जो कि अपने कमर में बैग लटकाई हुई है। कमर में क्या की हुई है, कमर में एक बैग लटकाई हुई है। अब कमर में बैग लटका के वो कहाँ जा रही है, तो कमर में बैग लटकाकर वो अबूझमाड़ की पहाड़ी पर जा रही है। कहाँ जा रही है, तो अबूझमाड़ की पहाड़ी की ओर जा रही है। कहां जा रही है, अबूझमाड़ की पहाड़ी की ओर जा रही है। याद हो गया क्या, एक लड़की है जो अपने कमर पर बैग लटकाई हुई है और बैग लटका के वो अबूझमाड़ की पहाड़ी की ओर जा रही है। हो गया है आपका 5 जनजाति जिसको केंद्र सरकार ने पिछड़ा घोषित किया है। तो कमर से आपको याद रखना है क्या, कमार जनजाति, ठीक है। उसके बाद बैग से याद रखना है बैगा जनजाति। अबूझमाड़ का तो अबूझमाड़िया ऐसे ही बन गया। पहाड़ी से याद रखना है पहाड़ी कोरवा, ठीक है, पहाड़ी से पहाड़ी कोरवा, और यहीं और से आप याद रखेंगे बिरहोर, ठीक है। तो ये 5 जनजाति है जिसको केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी हुई जनजाति की श्रेणी में रखा है, ठीक। तो चीजें हमारी याद हो गई क्या। और मैंने यहीं पर आपको बताया कि जो राज्य सरकार है उसने 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति बताया है। वो कौन कौन सी जनजाति बच्चे, तो ये भी आप याद रखिए, पंडोप और भुंजिया। क्या है इसका नाम, पंडोप और भुंजिया। देखो ये जो सीजीपीएससी का ना एकदम फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनता है भुंजिया जनजाति से। एक तो प्रश्न बार बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। भुंजिया जनजाति से बन जाता है कि भुंजिया जनजाति का रसोई घर किसे कहा जाता है, या भुंजिया जनजाति का लाल बंगला किसे कहा जाता है, तो रसोई घर को कहा जाता है। तो वो तो आप अच्छे से याद कर ही लेना। फिलहाल ये स्लाइड क्लियर हो गया आपको। पिछड़ी जनजाति के बारे में हमने जान लिया, विशेष पिछड़ी जनजाति किसको बनाया जाता है हमने ये भी जान लिया, और इनसे रिलेटेड ये पुस्तक के बारे में भी हमको पता चल गया जो कि किसने लिखा है, सत्यजीत सी साहू जी ने लिखा है, ठीक है, सत्यजीत साहू ने लिखा है। चलिए हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्या बोला जा रहा है देखो। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का शुभारंभ। क्या बोला जा रहा है, तो प्रश्न है आपका छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश, बोल क्या रहा है, तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का शुभारंभ। अब यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं आपके, तो बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे। सबसे पहली बात, यह जो शुभारंभ किया गया था कब किया गया है, तो ये 3 मार्च 2023 से 3 दिवस के लिए किया गया। नाम क्या क्लियर, देखो संगोष्ठी, इसमें भी 3 ही लेटर है, तो आप आराम से याद रख सकते हैं कि 3 मार्च को इसकी शुरुआत हुई थी और 3 दिन का ये कार्यक्रम था। तो 3 मार्च 2023 को हुआ था, 3 दिन का कार्यक्रम था। हुआ क्या इसमें, सबसे पहले यह जो शुभारंभ किया हुआ है इस संगोष्ठी का, ये कहां पर किया गया था, तो यह आपके महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में किया गया। गुरु घासीदास मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। महंत घासीदास याद रखेंगे, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय जो कि आपके रायपुर में स्थित है, वहां पर इस संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया था। आप याद रखेंगे राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में 12 शोध पत्र पढ़े गए थे और 6 व्याख्यान हुए थे। याद रहेगा कि आपको 6 लेक्चर हुआ था और 12 शोध पत्र पढ़े गए थे। क्या पढ़े गए थे, 12 शोध पत्र पढ़े गए थे। शोध संगोष्ठी मतलब क्या समझते हो, शोध मतलब रिसर्च होता है, संगोष्ठी मतलब सम्मेलन बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर रिसर्च की जो पुस्तकें हैं 12 पढ़ी गई थी और 6
लेक्चर हुए थे जो यहाँ पर अटेंड इन्होंने किया था। कहाँ पर हुआ है? तो रायपुर में हुआ है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, याद रखना है। इस अवसर पर अतिथि द्वारा विभाग से प्रकाशित शोध संक्षेपिका और नव उत्खनन स्थल रीवा के उत्खनन प्रतिवेदन का विमोचन किया गया। क्या बात हो रही है? यहाँ पर बताया जा रहा है रीवा के बारे में। तो रीवा के बारे में सबसे पहले तो आप याद रख लेंगे कि जो रीवा है ये आपके रायपुर में पड़ता है भाई। कहाँ पड़ता है? आपके रायपुर में पड़ता है। और रीवा से एक नाम याद रखोगे, एक गीत आता था। कौन सा गीत आता था? चंदैनी गायन। ठीक है, इसे जनजाति में आपका प्रश्न बन जाता है, छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी में भी बन जाता है। चंदैनी गायन का संबंध किससे है? तो आप याद रखेंगे चंदैनी गायन का जो संबंध है ना वो आपके लोरिक चंदा से है। किससे है? लोरिक चंदा की प्रेम कहानी से संबंधित है। इसमें का जो ये लोरिक है ना ये आपके रीवा से बिलोंग करता था, इसलिए यहाँ से कनेक्टेड हो जाता है। तो चंदैनी गायन में जो लोरिक नाम का बंदा था, जो मेन पात्र है, वह आपका रीवा का रहने वाला था। और वहीं आपके मन में आ रहा होगा ये चंदा कहाँ की रहने वाली थी? तो याद रखेंगे ये आरंग की रहने वाली थी। रहने वाले दोनों ही रायपुर के थे पर बहुत दूर दूर में रहने वाले थे। ठीक है, तो रीवा इन्हीं से संबंधित है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिलहाल क्या याद रखना है? यहां से प्रश्न जो आपका बन जा रहा है कि शोध संगोष्ठी का शुभारंभ 3 मार्च को किया गया था। 3 दिवस का कार्यक्रम था। हुआ क्या इसमें? तो इस संगोष्ठी में अच्छा आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ये भी आप याद रखेंगे रायपुर में, महंत घासीदास में। ये भी प्रश्न में आपका बन जाता है। 12 शोध पत्र इसमें पढ़े गए थे, 6 लेक्चरर अटेंड करना पड़ा था इनको। और रीवा तो आपको खास करके याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हर प्रकार से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये बता रहा है फागुन मड़ई महोत्सव के बारे में। किसके बारे में बताया जा रहा है? इसमें फागुन मड़ई महोत्सव के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो मड़ई महोत्सव है इसका आयोजन कहां पर किया जाता है बच्चे? तो जो मड़ई महोत्सव है इसका आयोजन आपके दंतेवाड़ा में किया जाता है। सबसे पहली बात तो हमारी ये क्लियर हो गई कि कहां किया जाता है? दंतेवाड़ा में किया जाता है। अब दूसरी बात, ये जो फागुन का मड़ई महोत्सव है ये मनाया कब जाता है? तो आप याद रखेंगे फागुन मास का जो शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है, फागुन मास का जो शुक्ल पक्ष होता है, इस शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि से यह जो मड़ई महोत्सव है ये चालू हो जाता है। चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई? मड़ई महोत्सव के बारे में बात हो रही है। मड़ई महोत्सव आपके दंतेवाड़ा में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से होती है? तो इसकी जो शुरुआत है वो फागुन मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि से इस मेला का आयोजन किया जाता है। अब देखो मेंस में ना यहाँ से एक प्रश्न बना था, सीजीपीएससी मेंस की ही मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर क्या प्रश्न बना हुआ था? तो यहाँ पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को लेकर के एक प्रश्न बना हुआ था, इसलिए यहां पर मैं आपके डाउट्स क्लियर करना चाहती हूं। थोड़ा सा मैक्सिमम लोगों को पता होगा लेकिन एक आइडिया ले लो यार, है ना। तो देखिए अगर हम हिंदी कैलेंडर की बात कर लें तो हिंदी कैलेंडर में क्या होता है ना, 2 पक्ष होते हैं। ठीक, एक होता है आपका कृष्ण पक्ष, पहले जो 15 दिन है उसको कृष्ण पक्ष में रखा जाता है और बाकी के जो 15 दिन बचते हैं उसको आपके शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। अब समझना कृष्ण पक्ष में क्या होता है, यहाँ पर जो मून है ना वो 100% रहता है, मतलब चंद्रमा पूर्ण रूप में रहती है, 100% अपने आकार में रहता है, फिर धीरे धीरे कम होते 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 वो 0 में पहुंच जाती है। ठीक है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है जो चंद्रमा है वो। तो इसके बाद जब ये 0 में पहुंच जाती है तो यहाँ पर 0 के बाद में जो पड़ता है वह पड़ता है अमावस्या। क्या पड़ता है? अमावस्या। तो याद रखेंगे कृष्ण पक्ष का जो अंतिम तिथि रहता है वह अमावस्या होता है, मतलब कृष्ण पक्ष में क्या पड़ता है आपका? अमावस्या पड़ता है। अमावस्या पड़ गया। अमावस्या के बाद फिर से क्या होता है, जो चंद्रमा है वो 0 से 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करते 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 फिर ये 100% में जाकर के रुक जाती है। चीजें क्या क्लियर हो गई? तो आपको एक प्रश्न यहां से याद रखना है कि कृष्ण पक्ष में अमावस्या पड़ता है जबकि शुक्ल पक्ष में यहां पर आपका पूर्णिमा पड़ेगा। और आपको पता है क्या, जब अमावस्या पड़ता है या कृष्ण पक्ष रहता है उस टाइम पर रात कैसी होती है? एकदम काली रात होती है, और वही पूर्णिमा के टाइम पर उजाली रात होती है। तो सीजीपीएससी मेंस में यह प्रश्न पूछा गया था, लैंग्वेज में प्रश्न पूछा गया था, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, वो भी कि जो कृष्ण पक्ष है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है और जो शुक्ल पक्ष है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है जो कृष्ण पक्ष है उसको छत्तीसगढ़ी में अंधियारी पक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? अंधियारी पक्ष कहा जाता है, क्योंकि एकदम अंधेरा रहता है भाई, इसलिए कृष्ण पक्ष को अंधियारी पक्ष कहा जाता है। जबकि वही शुक्ल पक्ष को क्या कहा जाता है? तो शुक्ल पक्ष को उजियारी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उजियारी पक्ष कहा जाता है। तो ये चीजें क्या याद हो गई अपने को? तो ये था फागुन के मड़ई महोत्सव के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू, जो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात आई है तो मेरे को याद भी आ गया कि भाई सीजीपीएससी मेंस में ये प्रश्न पूछा गया था। और मेरे बच्चों को तो हर चीज पता होना चाहिए, है ना। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको हर एक चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर प्रश्न चाहे कहीं से भी उन्हें हम फोड़ के आएंगे, बिल्कुल, है कि नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं फागुन के मड़ई महोत्सव के बारे में। तो सबसे पहली बात, यह मनाया कब गया था बच्चे? तो 9 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया गया था। देखो
क्या होता है ना, यह आयोजन होते रहता है। तो 9 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया गया था। आयोजन कहाँ हुआ? दंतेवाड़ा, मैंने आपको बताया। मुख्यमंत्री ने क्या किया था? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पहुंचे थे भाई, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। देखो कितनी फुर्सत है इनके पास, ठीक है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचे हुए थे फागुन के मड़ई महोत्सव में भाग लेने के लिए। अब आप अच्छे से जानते हैं कि अगर ये यहाँ पहुंच गए हैं मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ घोषणा तो जरूर करेंगे। तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री जी फागुन मड़ई महोत्सव में आयोजित, ठीक है। अब जो मड़ई महोत्सव आपको पता है कि दंतेवाड़ा की देवी यहां बुलाई जाती है। दंतेवाड़ा की देवी के साथ साथ आपका ओडिशा और तेलंगाना, याद रखना है, ओडिशा और तेलंगाना और साथ में दंतेवाड़ा, इस क्षेत्र से लगभग 851 देवी देवताओं के विदाई समारोह में शामिल हुए थे। यहां पर से प्रश्न बन जाएगा कि जो दंतेवाड़ा में मड़ई महोत्सव मनाया जाता है वहां पर कहां के देवी देवता मौजूद होते हैं? तो आपको याद रखना है दंतेवाड़ा के देवी देवता तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में उड़ीसा के और तेलंगाना यहाँ के भी देवी देवता, टोटल 851 देवी देवता को बुलाया जाता है जिनका विदाई किया जाता है। और जिस दिन विदाई होता है अंतिम दिन, उसी दिन मेला का आयोजन किया जाता है और उसी मेला में भाग लेने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी वहां पर पहुंचे हुए थे। ठीक, अब देखो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जहां पहुंचेंगे वहां कुछ घोषणा ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहां भी उन्होंने कुछ घोषणा किया, जैसे कि गीदम में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नामकरण मां दंतेश्वरी के नाम पर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। गीदम में क्या बन रहा है? मेडिकल कॉलेज बनना है, ऐसा प्रस्तावित है ना। तो यहां पर जो कॉलेज बन रहा है उसका नाम मां दंतेश्वरी के नाम पर रखा जाएगा, ऐसा इन्होंने घोषणा किया। गीदम में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नामकरण मां दंतेश्वरी के नाम पर किया जाएगा। दूसरा बात इन्होंने कहा, याद रहेगा, गीदम में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका नाम किस पर रखा जाएगा? तो मां दंतेश्वरी के नाम पर रखा जाएगा। दूसरी बात, शंखनी डंकनी नदी में रिवर फ्रंट का भी निर्माण होगा, यह भी इन्होंने घोषणा कर दिया। क्या घोषणा किया? कि दंतेवाड़ा में जो डंकनी शंखनी नदी बहती है ना, याद रखेंगे शंखनी नदी को सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। इतनी ज्यादा प्रदूषित है ये नदी कि इनका जो पानी है ना वो भी ब्लड के जैसे दिखता है, लाल रंग का दिखता है, इतनी ज्यादा दूषित नदी है ये। तो ये भी जियोग्राफी में जब पढ़ाऊंगी तो आपको चीजें क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए डंकनी शंखनी नदी में क्या बनाया जाएगा? रिवर फ्रंट का निर्माण करवाया जाएगा। इसमें भी उन्होंने ये कहा गीदम को नए राजस्व अनुभाग का दर्जा देने की घोषणा की है। याद रखेंगे गीदम में मेडिकल कॉलेज तो बन ही रहा है जिसको मां दंतेश्वरी नाम देंगे, उसके साथ साथ गीदम को नए राजस्व अनुभाग का दर्जा दिया जाएगा। नए राजस्व अनुभाग का दर्जा किसे दिया जाएगा? गीदम को दिया जाएगा। स्लाइड खत्म, बातें खत्म, क्वेश्चन भी खत्म। समझ आ गया कि नहीं? आ गया होगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहे हैं हमारा। अब देखो यहां पर बात हो रहा है ग्राम सोंडरा का। ग्राम सोंडरा में क्या हुआ था जी? तो ग्राम सोंडरा में मिली पांडु वंशीय काल की बुद्ध प्रतिमा के बारे में जानकारी बताया गया है। अब देखो क्या बताया गया है, तो रायपुर से बिलासपुर मार्ग पर स्थित ग्राम सोंडरा, रायपुर से बिलासपुर मार्ग पर स्थित ग्राम सोंडरा में गृह निर्माण के लिए किए जा रहे उत्खनन कार्य के दौरान पांडु वंशीय काल की प्राचीन बुद्ध प्रतिमा सहित अन्य पुरातात्विक प्रतिमाएं मिली है। एक्चुअली में ग्राम सोंडरा किधर पड़ता है? तो ग्राम सोंडरा का एक मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। जैसे कि मान लीजिए ये रायपुर है, ठीक है, रायपुर नहीं, ये आपका धरसींवा है, ठीक, ये धरसींवा है और यहां से मान लो आप जा रहे हो रायपुर से, ठीक है। तो यहां पर आप जब जाएंगे, जैसे कि 30 नंबर का नेशनल हाईवे पकड़ करके, 30 नंबर का मान लो आपने नेशनल हाईवे का सड़क पकड़ा हुआ है, तो राइट साइड पर आपका ये जो गांव है, क्या नाम है इसका? सोंडरा। ये गांव इधर आपका पड़ता है। तो पहले तो ये चीज अपने को क्लियर हो गई कि 30 नंबर का हाईवे पकड़ना पड़ेगा, यहाँ आना है आपको तो, और जस्ट राइट साइड पर आपको क्या मिल जाएगा? सोंडरा गांव मिल जाता है। तो ये तो सोंडरा गांव का बात हो गया। अब हम आते हैं मेन मुद्दे की बात पर। बोला क्या जा रहा है, सोंडरा गांव में कोई बंदा होगा जो घर का खुदाई कर रहा होगा, घर बना रहा होगा, उस दौरान उनको एक मूर्ति मिल गई। मूर्ति थी बुद्ध की प्रतिमा, और इसको एक यूनिक से प्रश्न इन्होंने बना दिया है। बना क्यों दिया है? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रीजन ये है क्योंकि बात चल रही है पांडु वंश का। तो आप सब जानते हैं बात है 6-7 सेंचुरी का, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा की बात हो रही है। इस टाइम पर पांडु वंश हमारे छत्तीसगढ़ में शासन कर रहा था। अब देखो पांडु वंश की जब बात आती है तो महाशिवगुप्त बालार्जुन को तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पांडु वंश का महाशिवगुप्त बालार्जुन का जब शासनकाल चल रहा था तब इसको स्वर्ण काल कहा जाता था भाई, ठीक है। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन इनका नाम था, जो कि पांडु वंश के एक शासक के रूप में जाने जाते हैं। अब इनकी खासियत क्या है पता है? ये स्वयं शैव धर्म को मानते थे, लेकिन सभी धर्म का ये सम्मान करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि इनके टाइम पर लगभग 10,000
बौद्ध भिक्षु सिरपुर में रहा करते थे। ये किसने कहा है पता है? अरे गहरे लोग ने नहीं कहा, इसको कहा है वेनशोंग ने। वेनशोंग ने एक पुस्तक लिखी थी, उनके पुस्तक का क्या नाम था? तो उनकी पुस्तक का नाम था सीयूकी। याद आ रहा है क्या? कुछ जिन्होंने में से सीजी हिस्ट्री पढ़ा है उनको याद आ रहा होगा। वेनशोंग की पुस्तक का नाम है सीयूकी। इस पुस्तक में उन्होंने छत्तीसगढ़ को कियासलो नाम से संबोधित किया है। तो सीयूकी में उन्होंने बताया कि जो पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन है, इनके टाइम पर, क्योंकि सिरपुर इनकी राजधानी थी, तो सिरपुर में लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु रहते थे और सिरपुर में 100 से ज्यादा तो इन्होंने बौद्ध विहार ही बना करके रखा हुआ था। तो यह चीज भी आपको याद रखना है। अब देखो, ये स्वयं शैव धर्म को मानते थे, लेकिन इन्होंने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का भी निर्माण करवाया। हालांकि शुरुआत उनकी माता वशाटा देवी ने किया था, लेकिन एंडिंग तो इन्होंने किया है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। अच्छा, एक और चीज है जो आपको याद रखना है, ये जो वेनशोंग है ये कहाँ के रहने वाले थे भाई? चीन के रहने वाले थे। अपने को पता है ना, चीनी यात्री थे वेनशोंग। लेकिन वेनशोंग का एक और नाम है, और यह नाम भी आपको मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। इनका एक और नाम है स्वांगजेंग। क्या नाम है इनका? स्वांगजेंग। देखो, वेनशोंग तो सबको पता है ना, लेकिन इनका एक और नाम है स्वांगजेंग। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखा जाता है ऐसे, ऐसे। ये इनका नाम है भाई, ठीक है, जिसको हम वेनशोंग के नाम से जानते हैं। तो वेनशोंग के बारे में ये चीज भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे, कियासलो कहा इन्होंने अपनी पुस्तक सीयूकी में। तो ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए। पांडुवंशीय महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में कौन नहीं जानता है? इनका जो समय था उसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। एक बार सीजी हिस्ट्री पढ़िए तृप्ति मैडम से, दिमाग में हर चीज घुस जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ग्राम सोंड्रा क्लियर हो गया अपने को। 30 नंबर का नेशनल हाईवे पकड़ो, दक्षिण साइड पर आपको मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहे हैं हमारा, देखो, मे बी ये लास्ट स्लाइड है। यस, लास्ट स्लाइड है। देखिए क्या बताया जा रहा है। तो इसमें छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करने की बात कहा जा रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग जो है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। क्यों पुरस्कृत किया गया भाई? तो देखो, राज्य में समग्र शिक्षा द्वारा संचालित अंगना मां शिक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 में किए गए कार्य के लिए स्कॉच अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। याद रहेगा क्या? छत्तीसगढ़ का जो स्कूल है उसको 2022 में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया क्योंकि 2022 में एक योजना जो चलाई गई थी अंगना मां शिक्षा, इसमें इन्होंने इतना बेहतर प्रदर्शन किया जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा विभाग है इसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखो, यह जो स्कॉच अवार्ड है ना, यह एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। और यह सम्मान दिया किसको जाता है बच्चे? तो यह जो सम्मान है ये कोई लोग भी हो सकते हैं, परियोजना को भी दिया जाता है, संस्था को भी दिया जाता है। ठीक है, क्यों? जब वो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं तब इस अवार्ड को दिया जाता है। अब याद रखना कि यह जो अवार्ड है ना, ये 2003 में स्थापित किया गया था। क्यों दिया जाता है समझ आ गया आपको? कोई भी बंदा अगर भारत के लिए राष्ट्रहित का कोई काम कर रहा है ना, भारत को सर्वोच्च बनाने के लिए कोई काम कर रहा है, तो उस क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड उनको दिया जाता है। अब हमारे शिक्षा विभाग ने अच्छा काम किया था, इसलिए 2022 में उनको क्या मिला था? स्कॉच अवार्ड मिला था। अब यहाँ से एक प्रश्न और बन जाएगा कि स्कॉच अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? तो आप याद रखेंगे, स्कॉच अवार्ड जो है इसकी शुरुआत आपके 2003 में हुआ था। नेक्स्ट है, यह पूरा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की महिला शिक्षिकाओं के समूह द्वारा संचालित किया जाता है। यह भी बढ़िया बन गया। स्कॉच अवार्ड, यह जो समारोह का संचालन किया जाता है ना, ये छत्तीसगढ़ की जो महिला शिक्षा मंडल है उनके द्वारा संचालित किया जाता है। इस वर्ष इस कार्यक्रम का 3रा वर्ष होगा और प्रति वर्ष इसमें महिला नेतृत्व द्वारा कुछ नया डिजाइन किया जाता है। तो स्कॉच अवार्ड को ये कौन सा नंबर रहेगा? 3रा वर्ष रहेगा। यह भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आज का स्लाइड हमारा खत्म होता है और क्वेश्चन का कलेक्शन भी खत्म होता है। तो इस प्रकार से 1 मार्च से 15 मार्च के बीच जितनी चीजें हो सकती थी वो सारा मैंने अपडेट करवा दिया। साथ में हमने सीजी हिस्ट्री, सीजी ज्योग्राफी भी देख लिया। तो आपको आई होप बहुत अच्छे से वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो ईमानदारी से लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम में मेरे चैनल पर विजिट करें तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और जो सबसे जरूरी बात कि मेरे चैनल में सभी प्रकार के एग्जाम्स का बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करवाया जाता है, इसलिए कोई भी एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं हमसे जुड़ सकते हैं और तैयारी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।